बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग पर आज हंगामी इजलास हुआ। इजलास में 1 मई से लोड शेडिंग मुकम्मल ख़त्म करने की हिदायत कर दी गई, जबकि तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर आज एहतजाज किया। दौरान खिताब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि वक्त आ गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब इस्तीफ़ा दे। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। सर, नई इत्तेहादी हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तब उस वक्त की हुकूमत पर महंगाई के हवाले से काफ़ी तनकीद कर रही थी, लेकिन अब जिस तरह से महंगाई को ये हुकूमत हैंडल कर रही है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह से मैनेज कर पाएगी और अगले इंतखाबात तक? देखिए, आज के सबसे जो बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर जो है वो कराची में जो खुदकुश हमला हुआ, और ये किसी दूर दराज इलाके में जहाँ पे आप समझें कि कोई किसी गांव देहात, किसी सहराई इलाके में, किसी ऐसी जगह नहीं, मुल्क के सबसे बड़े शहर में और उसके वस्त में जी सर, ये खुदकुश हमला हुआ एक तवील अरसे के बाद। और ये जो है, और उसमें बदकिस्मती के साथ ना सिर्फ ये कि हमारे अपने ही हैं, चाइनीज़ भी, हर मुल्क के लोग जो पाकिस्तान में आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, हमारे अपने होते हैं। और उसमें बयान हो रहा है कि खातून जो है वो खुदकुश हमला किया और बलोच अलहदगी पसंद तंजीम की तरफ से उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई। और उसके नतीजे में अब उसके क्या फिर दोबारा देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, फॉरेन पॉलिसी का क्राइसिस है, ठीक है, बहुत सारे क्राइसिस हैं। और उसमें सिक्योरिटी क्राइसिस तो चल रहा था अभी तक, ये कि जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के हवाले से जो वहाँ पे मामला थे, और टीटीपी के साथ वहाँ पे वो स्ट्रांग हो रही है दोबारा, एक एनार्की अफगानिस्तान में। लेकिन शहरों के अंदर जो दहशतगर्दी का वाक़या है और ख़ुदकुश हमला, और कराची के अंदर ख़ास तौर पे, ये एक बड़े तवील अरसे के बाद हुआ। अलार्म बेल्स तो बहुत सी जो हैं वो बहुत दिनों से पूरी दुनिया भी अलार्म बेल्स बजा रही है, हम भी बता रहे हैं, रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं, बहुत से मामला हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे जो अकाबरीन हैं वो खुदा जाने कहाँ पे हैं और क्या चाहते हैं कि इस मुल्क में हो, और कि किस तरह से आगे इन सारे बुरानों को देख रहे हैं खामोशी से, क्या सोच रहे हैं ये हम समझने से कासिर हैं। लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे वो। और इसी के दौरान बहुत सारे जो बहरान आने वाले दिनों के अंदर हम देख रहे हैं। देखें, हमजा शहबाज साहब का जो फैसला है, अब आप देखें कि वो कल, वो आज महफूज हो गया कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, और वो कल सुनाया जाएगा। और इसी तरह से मरीम नवाज साहिबा के पासपोर्ट की वापसी के ऊपर 3 बेंच टूट गए, चौथा बेंच कल बनेगा और कल समाअत करेगा। और इसी दौरान एक बहुत बड़ा वफ्द जो है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों का, वो सऊदी अरब जा रहा है। और सऊदी अरब जा रहा है तो यकीनन वहाँ पे अल्लाह ताला इबादत कबूल फरमाए उनकी। पहले ये था कि एक जहाज़ में जा रहे हैं, फिर दूसरे जहाज़ में जा रहे हैं, ये भी नहीं अभी तक पता चला कि क्या कल कैबिनेट के इजलास में वज़ीर ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, या उनके बगैर जाएगा। ये बहरहाल बहुत सारे मामला जो हैं वो उलझने हैं, पंजाब हुकूमत तय नहीं हो पा रही, ठीक है। लेकिन एक जो बड़े बहरानों में से एक बड़ा बहरान जो हमारे सर पे, पूरी कौम के सर पे है, वो माशी बहरान है। और वो माशी बहरान मिफ्ता इस्माइल साहब कल आके यकीनन काबीना के अंदर ब्रीफ करेंगे कि क्या वहाँ से फैसला किया उन्होंने। लोड शेडिंग ख़त्म होने जा रही है तो कैसे ख़त्म होने जा रही है, क्या हमें कुछ पैसा मिला है, क्या शराइतें। डॉक्टर फरूख सलीम साहब इकॉनमी पे गहरी नज़र रखते एक बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं छोटा सा आपसे सवाल पूछूंगा, क्या हमें कोई पैसा अभी तक मिला है या नहीं मिला? सीधा सा सवाल। डॉक्टर साहब, अभी तक तो वादे हैं, और वादे की जो बुनियाद है वो प्रायर एक्शन कहते हैं आईएमएफ की जुबान में। यानी कि आपको शराइत बताई जाएंगी कि आपने ये काम करने हैं, और उसके बाद फिर एक स्टाफ अग्रीमेंट होगा। वो स्टाफ अग्रीमेंट अगर हो जाएगा तो फिर वो बोर्ड के पास भेजा जाएगा, और बोर्ड की अप्रूवल के बाद जो पैसों का आपने जिक्र किया, डॉलर की बात उसके बाद की है, तो अभी थोड़ा सा लंबा है।
अच्छा, यानी अभी हमें पैसा कोई नहीं मिला और शराइत हमें पहले माननी होंगी। अच्छा, शराइत कौन कौन सी माननी होंगी और नतीजा क्या होगा डॉक्टर साहब उसका? शराइत डॉक्टर साहब 5 बड़ी वाज़ेह शराइत उन्होंने सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि जो पेट्रोल की सब्सिडी पीटीआई की हुकूमत दे गई थी वो अनफंडेड है। वो अपनी स्टेटमेंट पे लिखते हैं रिवर्स अनफंडेड सब्सिडी, यानी कि जो आपने सब्सिडी पेट्रोल और डीजल के ऊपर दी है उसको रिवर्स गियर में डालें। ये पहली शर्त है। अच्छा, पेट्रोल, मुझे बताएं पेट्रोल की कीमत कितनी होने जा रही है इसके नतीजे में? देखिए, जो वादे पीटीआई की हुकूमत ने किए थे 2021 में फरवरी की 17 तारीख मुझे याद आती है, उसमें हमने कहा था कि 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा टैक्सेस की मद में, जो टैक्स लगाए जाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर। अगर वो वादे पूरे करने चली है ये वाली हुकूमत, तो आप समझिए कि 200 रुपए से जायद पेट्रोल और डीजल की कीमत फिक्स करनी होगी। अब वो यकमुश्त होती है, एक ही दफा की जाती है, या वेरियस स्टेप्स में की जाती है कि हर 15 दिन के बाद कुछ बढ़ाया जाता है, लेकिन ये 200 प्लस पर लीटर की कीमत सामने आएगी। अच्छा, और अभी है 135 140 ऐसे ही है कुछ, है ना पेट्रोल? तो यानी 148 अच्छा, तो 148 से ये जाएगा 200 पे, यानी 50 रुपए, 52 रुपए कम से कम। 200 से ऊपर भी जा सकता है डॉक्टर साहब? जी, डीजल 200 से ऊपर जा सकता है। डीजल का आलमी मंडियों में बड़ी शॉर्टेज है और वो बहुत बड़े प्रीमियम पे चल रहा है, तो डीजल 200 से ऊपर भी जा सकता है, पेट्रोल 200 के लगभग। अब इसका नतीजा जो निकलेगा वो डॉक्टर साहब वाज़े तौर पे जो अफराते ज़र है, महंगाई जो अभी 12-13% पे चल रही है, मेरा तखमीना ये है कि वो 15-16% जाएगी। अच्छा, यानी अफराते ज़र से मुराद महंगाई है ना? जी बिल्कुल, महंगाई का रेट कह लें या महंगाई कह लें। अच्छा। अगर पेट्रोल बढ़ाते हैं तो आप जानते हैं कि सारी की सारी मईशत जो है उसमें हर चीज की कीमत तकरीबन बढ़ने लगती है। तो अच्छा। इसमें तो कोई शक मेरे ज़हन में नहीं है कि अगर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए पे पहुंचती है, चाहे वो धीरे धीरे पहुंचती है, तो महंगाई का एक नया बहरान जो है वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा, और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि जो टैक्स एमनेस्टी दी गई थी उसको विड्रॉ कर लिया जाए। वो मैं समझता हूं कि गलत दी गई थी, पाकिस्तान के मुफाद में होगा उस टैक्स एमनेस्टी को विड्रॉ कर लेना। तीसरी शर्त है कि नहीं, उसका नतीजा लेकिन क्या निकलेगा? उसका नतीजा टेक्सटाइल्स के ऊपर क्या होगा? देखिए, वो टैक्स एमनेस्टी दी गई थी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, अगर वो कोई सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर करें। उन्होंने अभी तक सरमायाकारी किसी किस्म की शुरू नहीं की थी। अभी तो पॉलिसी वो आप समझिए कि बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में थी। और फिर जैसे आपने अपने इब्तिदाई में जिक्र किया, अभी जो दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाकया कराची में सामने आया है, उसको भी अगर ऐड कर दें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, जो बैरूनी सरमायाकार है, वो पाकिस्तान में अभी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसके मूड में नहीं है, तैयार नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त क्या है जी? तीसरी शर्त बिजली का रेट बढ़ाने के हवाले से थी। और वो हमेशा आईएमएफ ये कहता है कि अगर आप बिजली चोरी जो हो रही है उसको रोक नहीं पाते, तो फिर आपकी जो कॉस्ट है बिजली की, जो पैदावारी का कॉस्ट आ रही है वो बहुत ज्यादा है, तो आप अपनी बिजली का टैरिफ बढ़ा लें। अगर हुकूमत फेल हो जाती है, चोरी कम नहीं कर पाती, अपनी वसूलियां नहीं कर पाती, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि बिजली के रेट भी बढ़ाए जाएं। वो आपने देखा है कि हुकूमत ने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, और ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये जो कहा जा रहा है कि जी 1 तारीख से पूरे मुल्क में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, ये कुछ आपको समझ आई है ये बयान? देखिए, इस वक्त मुल्क के पास कोई 35,000 मेगावाट की जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो मौजूद है, जिसका मतलब है कि हम 35,000 मेगावाट बना सकते हैं। इस वक्त अंदाजा ये किया जा रहा है कि जो डिमांड है मुल्क के अंदर वो 22,000 के करीब है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है इस वक्त जो हम बना पा रहे हैं वो 15-16 हजार से ऊपर नहीं जा रहे, और कहीं 5-6 या कुछ एस्टिमेट के मुताबिक 7-7.5 हजार मेगावाट की शॉर्टेज है। और उस शॉर्टेज के नतीजे में आप ये लोड शेडिंग देख रहे हैं, और उसकी बुनियाद बनती है कुछ तो पीटीआई की हुकूमत के डेबिट में जाता है। उन्होंने एलएनजी जो है वो टाइम पे प्रोक्योर नहीं की। हम एलएनजी के प्लांट जो हैं उनको या तो बंद करना पड़ा या उनको बहुत महंगे ईंधन पे चलाना पड़ा। तो दो नताइज सामने आए, एक तो लोड शेडिंग और दूसरा महंगी बिजली।
अच्छा, तीसरी शर्त क्या, तीसरी हो गई, चौथी? जी, चौथी शर्त उन्होंने बताई थी कि हुकूमत ने आईएमएफ से वादा कर रखा था कि उनका बजट, जिसको कहते हैं प्राइमरी बजट सरप्लस, यानी कि बजट जो है वो सरप्लस में जाएगा और उस सरप्लस की अमाउंट होगी 25 अरब रुपया। अब हकीकत यह है कि बजट सरप्लस की बजाय वो बजट डेफिसिट में है, खसारे में है। यानी और फायदे की जगह हम खसारे में चले गए हैं। ठीक है, और उसका मुकाबला भी देख लीजिए ना, 25 अरब का डेफिसिट सरप्लस हमने वादा किया था और खसारा है 1300 अरब का। अच्छा, 1300 अरब? जी, 1300 अरब का खसारा है और वादा किया गया था कि 25 अरब का सरप्लस होगा। अच्छा, 25 अरब का फायदा बयान किया था, 1300 अरब का नुकसान है। जी, तो ये क्या करेंगे हम? डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत बड़े माशी चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा माशी चैलेंज तो ये है कि इस वक्त स्टेट बैंक के पास आप समझिए कि डॉलर तकरीबन खत्म है। हमें बताया ये जा रहा है कि 10.8 अरब डॉलर के जखायर हैं, जिसका मतलब ये होगा कि 6 से 7 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट्स के पैसे इस वक्त स्टेट बैंक के पास नहीं है। अगर आप स्टेट बैंक के जखायर को और ज्यादा गौर से देखेंगे तो पता ये चलेगा कि उसमें 4 अरब डॉलर तो चाइना का लोन पड़ा है, 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया का लोन पड़ा है, इसी तरह और ममालिक के 2-3 अरब डॉलर पड़े हैं। और हमने वादा ये किया था कि वो कर्जा जात जो हम अपने जखायर में दिखाएंगे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बहुत ही संगीन हालात हैं। मैंने डॉक्टर साहब अपने करियर में 74 साल पाकिस्तानी माशी तारीख में इतने बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस पहले नहीं देखे थे जितने इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, और आखिर में जरा पांचवी बता दीजिएगा। पांचवी शर्त उन्होंने कहा है कि आप टैक्सेस में इजाफा करें। जो नुकसान आप कर रहे हैं सब्सिडी देने के नतीजे में, जो नुकसान आप कर रहे हैं क्योंकि आपके अखराजात बढ़ गए हैं, इजाफी टैक्सेस आयद करने पड़ेंगे और ख़ास तौर पे सैलरी क्लासेस के ऊपर। अब 5 शराइत मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि पहली 4 शराइत जो हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में है, वो हमें करनी पड़ेंगी। पांचवी शर्त के सामने मैं ये समझता हूँ कि हमें खड़ा होना चाहिए और आईएमएफ को ये समझाना चाहिए कि अगर इजाफी टैक्सेस लगाए गए तो मईशत का जो पहिया है वो डॉक्टर साहब, इन शराइत जाएगा। को मानने से पहले थोड़ा सा उनके साथ बहस हो सकती थी ना। ये तो बिल्कुल ही हमने मान ली है, कुछ भी नहीं, यानी फौरन ही मानकर आ गए हम। ये क्या किया हमने? डॉक्टर साहब, अभी तक हमें पता नहीं है कि कहाँ तक हम माने हैं, कहाँ तक नहीं माने हैं। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं, जिनको कहते हैं टेक्निकल डिस्कशंस। और अभी आईएमएफ ने हमसे ये वादा किया है कि मई के महीने में उनका एक मिशन आएगा पाकिस्तान में और वो टेक्निकल डिस्कशंस करेगा। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक रिश्ता जो पाकिस्तान और आईएमएफ का टूट चुका था, अब वहां पे बर्फ पिघली जरूर है, लेकिन अभी तक कोई ठंडा पानी या कुछ पाकिस्तान के लिए ऑफर नहीं किया गया। अच्छा, ये सारा अगर हम कर देंगे, ये सब हम कर देंगे शराइत, फिर वो उसके बाद हमें जुलाई अगस्त में जाके पैसे देंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मई में हो जाता है, हाँ। तो फिर वो जाएगा बोर्ड की अप्रूवल के लिए। इसमें एक बजट की शर्त भी आप शामिल कर लीजिए डॉक्टर साहब। उनकी टीम आ रही है बजट से बहुत ही नजदीक, तो वो ये चाहेगी कि जो बजट की स्ट्रेटेजी हो, जो हमारी वजारत खजाना बनाएगी, उसकी अप्रूवल भी उनके पास उनसे करवाना जरूरी होगी। नहीं, एक मिनट, हमारा बजट आईएमएफ वाले बनाएंगे? ये कहना शायद दुरुस्त ना हो। बनाया तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जाएगा, लेकिन उस बजट की जो हिकमत अमली है, जो स्ट्रेटेजी है, उसके जो पिलर्स हैं, उनकी अप्रूवल जरूरी होगी आईएमएफ के स्टाफ। अच्छा, अप्रूवल तो जरा सादा सा लफ्ज़ है, यूं क्यों नहीं कह लेते कि उनकी डिक्टेशन जरूरी होगी डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, हमारी कन पट्टी में कोई बंदूक रख के हमें आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। हम वहाँ पहुंचते हैं अपनी माशी पॉलिसीज की फेलियर की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, और खास तौर पे जब मुल्क के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, जो अगेन नतीजा है हमारी नाकिस पॉलिसीज का। जी
डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मच। अच्छा, अब 5 शराइत और डॉक्टर नहीं साहब नहीं, कई 5 शराइत। शराइत हैं, और उसके बाद, और उसमें देखें उसके साथ ही मैंने आपसे कहा ना कि ये एक बहरान है जो कि गालिबन सबसे बड़ा बहरान है कि अगर आपके मुल्क में सोशल अनरेस्ट पैदा होता है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, आपने पैसे नहीं दिए आईवीपीज के, आपने जो है वो पैसे भी आप शो कर रहे हैं, जो आपने लोन लिया हुआ है उसको भी आप इन ज़खायर में शो कर रहे हैं, तो आप जो हैं फिर उसके बाद इतना ज्यादा खर्चा। ये आज मैंने सुना कि जी वो बहुत सी स्कीम्स खत्म करने का ऐलान किए एहसन इकबाल साहब ने, कई 100 स्कीम्स जो कि सफेद हाथी थे या जिनके ऊपर पैसा वैसा खर्च हो रहा था वो सारा। लेकिन उसके साथ ही मैं देखें कोई तनकीद यहाँ पे अल्लाह ताला के हजूर से वहाँ से दावत आई है और अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल फरमाए, लेकिन इस वक्त इस लम्हे पे हम सऊदी अरेबिया जो है वो हमारी हुकूमत और इत्तेहादी जो हैं वो मदद के लिए जा रहे हैं कि वहाँ से मदद हो। अब वहाँ से मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म, मेरा अपना ज़ाती ख्याल, वज़ीर आज़म और एक दो वज़रा जो वज़ीर ख़जाना या एहसन इकबाल साहब या एक आध और शख्सियत जाती और जाके मामले कराती और बाद में फिर उम्र वगैरह हो जाते सारे। लेकिन ये कि इस मरहले पे वो भी हम देख रहे हैं कि एक ऐसी है जिससे आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ही खुशहाल मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के जनाब अय्याशियाँ हो रही हैं मुल्क के अंदर, कोई इश्यूज है ही नहीं उसमें, ठीक है ना। और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अपनी जगह मौजूद है। पंजाब हुकूमत किसकी है ये तय नहीं हुआ। उस्मान बुज़दार साहब ने आज कहा है कि मैं अपनी काबीना का ऐलान कर रहा हूं, मैं अपनी काबीना का ऐलान कर रहा हूं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा क्योंकि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो अब मैं अपनी छोटी सी काबीना 7-8 रुकनी काबीना का ऐलान कर दूंगा, वो आज या कल कर देंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके साथ ही दो किस्म के मुनहरफ अराकीन है। एक है कौमी असेंबली में मुनहरफ अराकीन ने वोट नहीं डाला तो उनकी एहलियत और नाअहलियत पे सवाल उठ सकता है कि उनको नाअहल किया जाता है नहीं किया जाता, वोट नहीं, उनके वोटों की जरूरत नहीं पड़ी शहबाज शरीफ साहब को, इत्तेहादियों ने काम दिखा दिया। लेकिन जो पंजाब हुकूमत है वहां पर मुनहरफ अराकीन ने वोट डाला है, तो मुनहरफ अराकीन अगर जो है उनका केस भी चला गया इलेक्शन कमीशन के पास, वो मुनहरफ अराकीन जो है वो कम से कम इस मुद्दत के लिए तो नाअहल हो जाएंगे कम से कम, और अगर ज्यादा मामला खराब हुआ तो वो ताहयात नाअहलियत भी हो सकती है, और ताहयात नाअहलियत जो है वो सिर्फ चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो है पंजाब असेंबली तो बिल्कुल ही एक ऐसी जगह पर खड़ी हुई है जहां पर वो मुनहरफ होकर वोट डाल चुके हैं, यानी जो वोट लिए शहबाज शरीफ साहब ने मुनहरफ अराकीन के लिए। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है, बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पंजाब में मौजूद है। फिर उसके साथ ही जैसे कि आज आपने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो एहतजाज किया पूरे मुल्क में, और साथ ही जो इमरान खान साहब ने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये कहा कि जी यहां पर ऐसा है कि तैयारी पकड़ें और अगले चंद दिनों में गालिबन अगले 3-4 हफ्ते में इस्लामाबाद का वो रुख करने जा रहे हैं, और वाकई करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले शायद मुल्तान में जलसा होगा यौम दुआ, लेकिन वो इस्लामाबाद, वो एक प्रेशर उनका इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। और चूंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जब तक मुझे ये समझ नहीं आता, मैं यकीन करें कि इस बात को समझने से कासिर हूं कि इस वक्त जो है ये हुकूमत क्यों बनी, हकीकतन ये क्यों बनी। मतलब अगर इमरान खान साहब के खिलाफ एक मामला हो भी रहा था, ये जो है ये मामला आगे इलेक्शंस की तरफ चला जाता है, अब चला जाए, इसको इस पूरे तामझाम को क्यों सर पे लिया गया, ठीक है। जब इतनी अनस्टेबल हुकूमत है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ ले जाना पड़ रहा है, एक इत्तेहादी भी अगर पीछे रह जाता है तो नाराज होकर बैठ जाएगा मुझे तो नहीं लेके गए। यानी अगर ये सूरत, कल को उन्होंने चाइना जाना फेंकेंगे हम चाइना भी साथ जाएंगे, अब उन्होंने कहना अमेरिका जाओ अमेरिका भी साथ जाएंगे, उन्होंने कहा अफगानिस्तान जा रहे हैं अफगानिस्तान शायद साथ ना जाए, ठीक है। यूरोप जाना हो फिर सब साथ जाएंगे। मसला यह है कि अब इस पूरी पिक्चर, ये पूरी जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल कोई स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं है, और शहबाज शरीफ साहब के पास कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। ये कितनी अजब सी बात है कि वजीर आजम के पास मरकज में हुकूमत है। पाकिस्तान की तारीख में मैंने कहा कभी ऐसा मैंने तो नहीं सुना कि मरकज में हुकूमत है और एक सूबा भी नहीं है। और जो हुकूमत से चले गए इमरान खान साहब, उनके बाद आजाद कश्मीर भी है, केपी भी है, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, पंजाब भी है, ये है ना सारे सूबे अभी तक उनके पास, यहाँ गवर्नर भी बैठे हैं यहाँ पे सवाई सिंध के। अब इशू ये है कि ये इस पूरी पिक्चर में ये यहां पर एक जो अदम इस्तेकाम है कि आए गए अच्छा
नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इश्यू हो गया, खबर आई कल के जी वो पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन जी। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान नहीं आ रहे अभी वो, और उनको आना भी नहीं चाहिए मौजूदा हालात में, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि उनको अभी नहीं आना चाहिए? अभी नहीं आना चाहिए, वो हालात देख कर आए ना, ऐसा ना हो कि फिर वो आ ही जाए। उनकी हुकूमत है नहीं डॉक्टर नहीं, साहब, क्या उनकी पता हुकूमत, अगली बार उनकी हुकूमत उनकी ना हो। हुकूमत तो है, मगर उनकी हुकूमत जो है वो पहले शहबाज शरीफ साहब को तो वहां पर वापस लेकर आ जाए ना, पहले कोई आरिफ अलवी साहब का तो फैसला हो जाए। फैसला हो जाए। देखिए ना, यहां तो कुछ समझ ही नहीं आना ना, सर पैर ही नहीं है। अब मसला ये है सारा कि इस पूरी पिक्चर में आप जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, चाइना का एक दिन पहले, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ी अहम बात है कि सऊदी अरेबिया जाने से एक रोज पहले चाइनीज जो उनके हमारे पास उनके मेहमान हैं उनके ऊपर अटैक होता है, और ये टारगेटेड है, ये ऐसे नहीं है कि नहीं, बिल्कुल टारगेटेड, रेकी करके प्रॉपर के जी इस वक्त यहां से बस गुजरेगी, ऐसे ऐसे वो खातून खड़ी हुई हैं, और उन्होंने कुछ हमला किया और क्लेम भी कर लिया बाद में। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क के अंदर दोबारा एक तो सिक्योरिटी क्राइसिस आपके बॉर्डर पे था, एक सोशल अनरेस्ट था। सोशल अनरेस्ट आप देख रहे हैं ना, कभी बेचैनी, कभी ये बच्चियों के वाकयात नजर आ रहे हैं, कभी कोई छतों से छलांग मार रहा है, कभी ये जो बच्चियां कराची से गायब हुई, और ये सोशल अनरेस्ट है माशरे के अंदर। माशरे के अंदर बेचैनी है, जान है, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं, घरों में फसाद हैं, मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही हैं, चोरियां, डकैतियां, और क्राइम बढ़ रहा है। महंगाई का सबसे पहला जो असर होता है वो माशरे में क्राइम्स होते हैं, जराइम बढ़ते हैं, चाहे वो इखलाकी जराइम हो, चाहे वो ये सब, ये सारा, क्योंकि बेचैनी होती है, ठीक है, लोगों के पास, लोग उसमें लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, लड़ाइयां झगड़े, इधर उधर, पानी नहीं आ रहा, बिजली चली गई, दुकान बंद हो गई, परेशान हाल लोग हैं, कारोबार बंद हो गया, कैसे आगे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो ऊपर देख रहे हैं कि कहीं से हमें कोई अच्छी हवा का झोंका आएगा, तो ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर से ऊपर मार कुटाई हो रही है, ठीक है, और ऊपर लड़ाई हो रही है, मार कुटाई हो रही है, मैं लूंगा, मैं आऊंगा, मैं ही करूंगा, मुझे ये वजारत, मैं ये, ऊपर वजारत चल रहा है। फिर लोग देखते हैं अदालत की तरफ, तो अदालत जो है वो आपके मतलब है कि वो कहां तक जाएगी सियासी मामलात में, वो अपने आप को सियासी मामलात से पीछे कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी सियासी मामलात कुछ ऐसे पिछले दिनों में रहे जिसमें अदालत को नहीं आना चाहिए था। मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा कह रहा हूं कि दो तीन चीजें उस दिन नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नहीं एक्टिव होना चाहिए था रात को, और उस दिन अदालतों को नहीं खुलना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई वाकया नहीं था, अगर तस्दीद हो गई कि ऐसा कोई वाकया नहीं था, ठीक है, और वो गलत स्टोरी थी, तो फिर अदालतें क्यों खुली? तो ये एक सब, और उस दिन प्रिजन वैन्स को भी नहीं होना चाहिए था। तो उस दिन क्या करता है, प्रिजन वैन में उठाओ नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक बदमजगी छोड़ गई है मुल्की, और तल्ख कर गई है पूरी सूरत हाल। इस्टेब्लिशमेंट कह रही है हम न्यूट्रल, लोग कह रहे हैं भाई एक मिनट, ये मुल्क सारा का सारा इस हाल तक पहुंचा कैसे है, तो इसको बताएं ना, मतलब कैसे यहां तक पहुंच के तो फिर न्यूट्रल है सारे, तो ये इसको कौन संभालेगा रोले रप्पे को, ठीक है, ये हमने तो नहीं सारा पैदा किया। तो बात सारी ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में यहां से बतौर एक रियासत कौम निकलना है आपने, और अहम तरीन वाकयात इस वक्त दुनिया में हो रहे हैं, ठीक है, अहम तरीन वाकयात। यानी आप ये देखें, अगर आप सिर्फ इस मैप को मैं देख लो, तो पहले इस मैप को देखने से पहले तो मैं जरा ये कहीं से आप जरा ये देखें कि एलन मस्क, ठीक है ना, हमें चाहिए पाकिस्तान को $6 बिलियन, ठीक है, और एलन मस्क जो हैं इन्होंने ट्विटर खरीदा है, ठीक है, ट्विटर, और इनके पास $273 बिलियन हैं, $273 बिलियन, और ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, 50 साल। और इनके ऊपर ट्विटर पे बहस ही चल रही है कि आपने जो है वो ट्विटर क्यों खरीद लिया $44 बिलियन का, इससे अच्छा आप $43 बिलियन देके श्रीलंका खरीद लेते। देखिए ना, ये एक वो चल रहा है, एक बहस चल रही है कि आप, अच्छा, इनकी ये जो है ये मौसूफ 50 साल इनकी एज है, और ये जो है ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इनकी वालदा जो है वो कनाडा की मॉडल थी, और इनके वालिद जो है वो साउथ अफ्रीका के। और उसके बाद जो है वो 10 साल की उम्र में सेपरेशन हो गई पेरेंट्स की, 10 साल की उम्र में पहला कंप्यूटर खरीदा, 12 साल की उम्र में उन्होंने वीडियो गेम का एक वो बनाया कोड, और वो $500 का बेच दिया। फिर उसके बाद इन्होंने पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद वहां से इन्होंने 94-95 में
गालिबन इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया ZIP2 के नाम से, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स वगैरह लेके, और उसको कुछ 300 मिलियन से ज़्यादा डॉलर में बेच दिया। अच्छा। उसमें से 33 मिलियन इनका शेयर आ गया, और फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते 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 गए, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स की जो बिजली की कारें पूरी दुनिया में आती है जी, टेस्ला। और फिर जो है वो इन्होंने टेस्ला, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो 1 ट्रिलियन डॉलर्स उसकी प्राइस है। फिर इन्होंने जो है वो स्पेस एक्स, और स्पेस एक्स इन्होंने बनाई, और उसके बाद चलते जाते 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 वही जिन्होंने अभी सैटेलाइट सर्विसेज सारी प्रोवाइड की यूक्रेन में और सारा किया, और ये बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। और उसके बाद अब जाहिर है कि बोर्ड मेंबर्स वगैरह पूरी दुनिया में जो भी रेगुलेटर्स हैं वो सारा करेंगे, लेकिन बिडिंग इनकी हो गई है और कुछ अर्सा लगेगा। लोग बड़े परेशान भी हैं कि पता नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इनका क्या नुक्ता नजर है, लेकिन ये इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि भाई कोई हम बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ नहीं जाएंगे, और ये सारा मामला। तो ये आप देखें कि दौलत किस तरह से दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है दौलत की। आज भी पाकिस्तान इसलिए माशी बुरानों में फंस चुका है क्योंकि आपकी दौलत जो है वो एक तरफ बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब $6 बिलियन पीनट्स है कुछ लोगों के लिए, पीनट्स। कई ऐसे नाम है जिनके लिए पीनट मूंगफलियां छोटी छोटी यार 6 बिलियन, और एक तरफ जो है वो 6 बिलियन के लिए पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और आप उसके साथ ही मैं जो आपसे दुनिया के हालात की बात कर रहा हूं ना, देखें ये मामला बिगड़ गया है, ये बिगड़ता जा रहा है यूक्रेन रशिया का। ये आपके पास जितने बहरान आ रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन से आ रहे हैं ना। ये आप जो ताज़ा तरीन अगर इनका देखें, अगर आप मैप पे देखें तो यूक्रेन के तकरीबन 1/3 हिस्से पे रशिया का कब्जा हो चुका है, और वो दोनबास से निकल के जहां पे लुहांस्क और दोनेत्स्क और मारियोपोल, और वहां से सारे निकलते निकलते और फिर उसके बाद वो क्रेमिया तक आके, और फिर वो ओडिशा की तरफ जा रहे हैं। ये मैं और अब कहां जा रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो जा रहे हैं जनाब मोल्दोवा की तरफ। ठीक है। मोल्दोवा की तरफ जो कि एक अलग रियासत है, मशरिकी यूरोप की एक आजाद रियासत है, और मशरिकी यूरोप की आजाद रियासत है, सबसे गरीब रियासतों में से एक है, और उसके साथ ही जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया है। ठीक है। और ट्रांसनिस्ट्रिया को अगर आप देखें, ये देखिए मैं यहां पे अल जजीरा कोट कर देता हूं कि मोल्दोवा होल्ड्स अर्जेंट सिक्योरिटी मीटिंग्स आफ्टर ट्रांसनिस्ट्रिया ब्लास्ट। वहां पे ब्लास्ट हुए हैं, और ब्लास्ट जो है उनके नतीजे में वहां पर हंगामी इजलास हो रहा है, और इसमें जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट ये बता रहा है कि व्हाट इज ट्रांसनिस्ट्रिया एंड विल रशिया एडवांस टुवर्ड्स मोल्दोवा। ठीक है। तो ये जो है इस वक्त ये बहुत अहम है कि ये बढ़ता जा रहा है आगे। ठीक है। मोल्दोवा की तरफ बढ़ा जा रहा है मामला। मोल्दोवा एक अलग मुल्क है, और मोल्दोवा एक ऐसा मुल्क है कि अगर हम नक्शे पे देखें तो मोल्दोवा के एक तरफ रोमानिया है और 3 तरफ उसके यूक्रेन है। मोल्दोवा लैंडलॉक है और बहरे अस्वद तक उसकी पहुंच नहीं है। उसके 3-4 किलोमीटर के बीच में एक पट्टी आती है जमीन की, उसके बाद वो बहरे अस्वद तक पहुंच सकते हैं, वरना मोल्दोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। तो क्या मोल्दोवा की तरफ जा रहे हैं? तो अब इशू ये सारा कि इसको इन सारे मसाइल में ये अगर रशिया ये जंग जीत गया, और अगर यूक्रेन तमाम तर मदद, जहां पे सेक्रेटरी ब्लिंकन भी पहुंचे हैं, जहां पे जनरल ऑस्टिन लॉयड भी पहुंचे हैं अभी कल या परसों, जहां पर पूरा ईयू खड़ा है, उधर से मैक्रोन आ गए हैं, तो अगर और इन तमाम सैंक्शंस के बावजूद, ये बात हमने पहले भी की थी कि सैंक्शंस काम नहीं करती हैं आज की दुनिया में। आज के पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगी, ईरान पे कितनी बदतरीन सैंक्शंस लगी, तो ईरान खड़ा हो गया दोबारा इतने अरसे में। और उस वक्त लगी जब कोविड की वैक्सीन भी नहीं जा रही, पैसा भी खत्म है, ईरान फिर खड़ा हो गया। इशू ये है कि वो काम नहीं सैंक्शंस कर रही। अब दुनिया भर की सैंक्शंस भी लग गई। आज यूएन के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं वहां पे, पुतिन से बात कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक और नया महाज जो है वो उस महाज को ध्यान में रखें जो सोलोमन आइलैंड्स का महाज है। और सोलोमन आइलैंड्स का जो महाज है उसको वहां पर चाइना ने मुज़ाकरात कर लिए अपने, और चाइना ने कहा कि हम यहां पर आके और जो है वो अपने मामलात को आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो गार्डियन खबर दे रहा है, गार्डियन के मैं कोट इसलिए करता हूं कि ताकि रेफरेंस रहे, क्योंकि सेंसिटिव चीज है। अमेरिका ने यूएस वोंट रूल आउट मिलिट्री एक्शन इफ चाइना एस्टैब्लिशेस बेस इन सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स पे अगर बेस कायम हुई तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन को
मिलिट्री एक्शन, ये नहीं अमेरिका कह रहा कि हम मिलिट्री एक्शन नहीं करेंगे, वो कर सकते हैं, ठीक है, मिलिट्री एक्शन सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर, यानी प्रॉपर चाइना। और उसके बाद जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ, ये जो हमारी चौथी स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि यूएस ब्लेटेंट थ्रेट टू सोलोमन आइलैंड्स एक्सपोज हेजेमनी एंड बुलिंग। ये जो थ्रेट आप दे रहे हैं, क्योंकि चाइना के ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। अब ये पूरी सूरत हाल है, और इसके साथ ही चाइना के जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, मिनिस्टर डिफेंस है, वो काजाकिस्तान में है। ठीक है। और काजाकिस्तान में उन्होंने, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं बी वेरी ऑफ फॉरेन इंटरफेरेंस, चाइना वॉन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को उन्होंने कहा है कि कलर रेवोल्यूशन से काजाकिस्तान में हुआ ना कुछ अर्सा पहले, आपको याद हो काजाकिस्तान में हंगामे हो गए, वहां पर जनाब वो रशियन आर्मी पहुंची, सारा कुछ वहां पे किया। तो अब वो ये कह रहे हैं चाइना के लोग, चाइना ठीक है, और चाइना ने मदद नहीं की थी उस वक्त, आपको याद होगा उस वक्त जो है वो रशिया और उनके जो इत्तेहादी मुल्क हैं वो सारे बीच में कूदे थे। लेकिन चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने काजाकिस्तान में कहा है कि कलर रेवोल्यूशन से ये जो एहतजाज डिजाइन किया जाता है कि मुल्कों में इंतशार फैलाने के लिए, इनसे मोहतात रहें। सही। अच्छा, ये है रीजन के वाकयात। पाकिस्तान में वजीर खारजा का फैसला नहीं हो पा रहा, और जो भी वजीर खारजा होंगे वो नए अंदाज में लेके, और उसकी पार्टी की अपनी पॉलिसी होगी, या मुस्लिम लीग नून की होगी, या मौलाना फजलुर रहमान की होगी, या अख्तर मेंगल साहब की होगी, किसकी होगी? बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन जी। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि इलेक्शन का ऐलान होगा तभी हम इस्लामाबाद से वापस आएंगे, और क्या उसी तरह का धरना होगा जैसे पहले उन्होंने प्लान किया? अभी तक वजाहत नहीं हुई इस बात की। एक तो तारीख सामने आ जाए जी, दूसरी बात यह कि उस वक्त धरने के वक्त तो मुल्क के हालात क्या होते हैं, मुल्क कितना माशी बहरान में, आईनी बहरानों की तरफ, ये अदालतें जो फैसले दे रही हैं, अदालतें भी पूरी कोशिश कर रही हैं कि सियासी मामलात में ना आए। लेकिन सियासी मामलात में अगर वो नहीं आती तो मामलात को कौन सुलझाएगा? इतने उलझ चुके हैं मामलात को अगर हमने जमहूरी अंदाज में चलना है, जो कि चलना चाहिए, तो फिर या तो पार्लियामेंट कुछ करे या अदालत, हर चीज अदालत के पास जाएगी। ये नहीं हलफ कौन उठाएगा, अदालत तय करेगी। ये कैसे होगा, अदालत तय करेगी। कितने लोग इधर से उधर गए, अदालत तय करेगी। इलेक्शन कमीशन जो है वो उनके सरबराह के ऊपर इमरान खान साहब और उनकी जमात फैसला कर चुकी है कि वो इस्तीफा दें। वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, क्योंकि दबाव डाल के किस तरह इस्तीफा लिया जा सकता है। वो कह रहे हैं मुतनाज़े हो चुके हैं। लेकिन कल जो है वो एक रिलीफ भी मिला है, लेकिन वो रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट से मिला है, वो इलेक्शन कमीशन से तो नहीं मिला। अब इशू ये है सारा कि, और घेराव भी हो रहा है इलेक्शन, और साथ ही पीटीआई की तरफ से कहा गया है कि ये सिर्फ ट्रेलर है, और इसके बाद मजीद आगे सड़कों पे गर्मी बढ़ रही है गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में जब सड़कों पे लोग निकले हों, और लोग वैसी सड़कों में निकलेंगे, देखिए ना, ताजिर हो गए, अगर ये टैक्स आयद होते हैं तनख्वाहदार तबके पे, तो तनख्वाहदार तबके पे टैक्स आयद होने से और 200 रुपए से ज्यादा पेट्रोल होने से, और साथ ही लोड शेडिंग, और फिर बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, तो ये लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होने जा रहा है अगले चंद दिनों में, जिसके नतीजे में एक अफरा तफरी और इंतशार पूरे मुल्क में है। अब इसको कैसे हमने आपस में बैठ के तय करना है? लेकिन शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश करने के बावजूद इस सेटअप को नहीं चला पाएंगे ज्यादा अरसे। बिल्कुल सर। और उनकी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे थे जिनका कहना यह था कि आप इलेक्शंस की तरफ चले जाएं, क्योंकि एक खराब सिचुएशन डेवलप हो रही है ना। अब इस खराब सिचुएशन में ये बात कहना कि जी आईएमएफ ने 8 बिलियन, और 8 बिलियन का कर्ज और 1 बिलियन मिलेगा शराइत पूरी करने के बाद, ये सारी शराइत, फिर 2 बिलियन कहीं से आएंगे, फिर तातुल हो जाएगा, फिर आगे चलेगा, फिर पीछे चलेगा। और इस पूरी सूरत हाल में चाइना के तरफ जहां हम देख रहे थे, और चाइना यकीनन इस मामलात को समझ भी रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉक्सी हो रही है, क्या हो रहा है कि चाइना के लोगों को अटैक किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहरहाल मोहतात होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। हमारे मेहमान हैं पूरे मुल्क में, और ये देखें कराची के अंदर ही कन्फ्यूशियस सेंटर पे हुआ है, यानी ये सीपैक से रिलेटेड नहीं है, ये बलूचिस्तान या केपी में ये हुआ है कन्फ्यूशियस सेंटर, जो कि उनके
जहाँ पर वो अपनी तालीम और अपने जो कम्युनिस्ट नज़रियात और उनके जो स्कूल्स हैं और जो जिनका जो जहाँ बक हुए हैं हमारे मेहमान, वो भी सारे के सारे असातिज़ा थे और वो वैन में आ रहे थे और वही रास्ता था जहाँ से रोज़ गालिबन आते थे। ये एक खातून थी गालिबन, जो वीडियो भी तस्वीर जो बना रही है वो दूसरी खातून है। ये बहुत बात हो रही है कि दो खवातीन थी, एक खातून खड़ी हैं और उनकी साथी खातून जो है गालिबन वो तस्वीर बना रही हैं, ये वीडियो बना रही हैं। ये भी एक बात कही जा रही है। तो बहरहाल इस पर इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, लेकिन ये मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। इनको अगर हमारे अकाबरीन ने, हमारे सियासत जो कल भी बात की, अगर मिल के आज नहीं बैठे तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे, जो मुझे लगता है काफी हद तक निकल चुके हैं। जैसे होता है ना कि आप वो काफी हद तक निकल चुके मामला। तो आप पूछें लोगों से जाके क्या करना है, तो उनके पास कोई हल नहीं होता। एग्जॉस्ट हो गए हैं लोग थक गए हैं कि यार एक मिनट, ये कब तक ये चलता रहेगा। जब बेजार हो जाते हैं ना लोग, बेजार हो जाते हैं तो वो फिर सुनना छोड़ देते हैं। फिर जो आप उनसे कुछ संजीदा बात भी करें ना तो कहते हैं यार छोड़ो, ये ऐसे ही हैं सारे, ये सब मिले हुए हैं, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा यार, ये जाओ, ये नहीं यार हम थक गए हैं लोग। तो लोगों के अंदर ये, जब लोग अपने आप को अलग करना शुरू कर दें ना, अलग करना शुरू कर दें मुख्तलिफ मामला से कि यार क्या ऐलान हो रहा है, यार हमें क्या बात कही जा रही है, यार कोई हमें क्या समझा रहा है, लोग ला ताल्लुक होने चले जाए, वो माशरा बड़ा खतरनाक होता है। फिर फैसले लोग अपने हाथों में लेते हैं। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है अकाबरीन से, सियासतदानों से, तमाम जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं मुख्तलिफ, उनसे गुजारिश है कि खुदारा इन बहरानों को बद से बदतर जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, इनको अनारकी की तरफ जाने से रोकें। अनारकी भी है ही एक तरह से, और मैं कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन शेख रशीद साहब ने खाना जंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, खाना जंगी और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल हो रहे हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन इसको संभालें, इसको कोई एक शक्ल दें, इस पूरे सिस्टम को कोई शेप दें, एक पूरा रंग, एक रियासत, आपको एक मुल्क लगे चलता हुआ। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी के हाथ में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। और इस तरह ज्यादा देर तक हम चल नहीं सकते। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला में संभलने का मौका दे। बार बार इशारे आ रहे हैं लेकिन हम संभल नहीं पा रहे। सर आखिरी, चूंकि चंद लम्हात हमारे पास रहते हैं, आखिरी मेरा सवाल आपसे, सर अभी जो हालात हैं हुकूमत के, क्या इंतखाबात की जो बात हो रही थी वो अभी हुकूमत उस पर अमल कर सकती है? मुझे नहीं चैलेंजेस मज़ीद आने वाले हैं और सिक्योरिटी कंसर्न। मैं नहीं जानता कि इस वक्त तो बजट तैयार हो रहा है ना, तो बजट की तो कमिटमेंट्स करके आ गए हैं। बजट तो आपने पेश करना है जून में, तो बजट की तो कमिटमेंट्स कर ली ना मिफ्ता इस्माइल साहब ने। तो बजट की कमिटमेंट्स करके बजट जी वो डिक्टेशन या उनके सामने होगा या खुद आके टीम बैठेगी मई में, उनका मशवरा जो भी लफ्ज देते हैं आप प्रायर एक्शन, आप सारा बजट उन्हीं के मुताबिक बना के देखेंगे, ठीक है ना। तो वो सारा कर देंगे, फिर बजट पेश होगा जून में, 1 जून। वो 15 मई से तो बैठ जाएंगे यहाँ पे आके, उनकी टीम बैठेगी। ज़ाहिर है क्योंकि आपने कई दफा उनकी शराइत पूरी नहीं की उनकी, और आप जाते हैं ना खुद उनके पास, वो तो नहीं आते आपके पास, वो आप जाते हैं उनके पास, हमें दे दो हमें दे दो, हम करेंगे हम करेंगे, ऐसे वो करता बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। आप अपने अखराजात जो हैं वो अपना मतलब आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे ना मुल्क में। हर जहाँ से उठाते हैं वो करप्शन स्कैंडल आ जाता है, दूसरी जगह उठाते हैं, एक हुकूमत जाती है उसका करप्शन स्कैंडल, दूसरी जाती है उसका और मेगा स्कैंडल, तीसरी जाती है और मेगा, वो सारे फिर होते 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 एक जगह सारा खत्म हो जाता है। पता चलता किसी ने कुछ भी नहीं किया था, आगे चलो मट्टी बहाओ, उसके नतीजे में वो सारा फिर आगे चल पड़ते हैं, फिर वो शुरू हो जाता है सिलसिला। तो ये शैतानी खेल को कहीं ना कहीं हमने खत्म करके बतौर एक होता है रियासत, नॉर्मल रियासत आगे चल रहे हैं। खारजी मामलात, माशी मामला, सिक्योरिटी की क्राइसिस, अब तो अंदर खुद कुछ हमले शुरू हो गए और इतना टारगेटेड अगर हो सकता है तो फिर किसी और रंग में भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।